नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा बिल्कुल समीप आ गई है। अगस्त प्रारंभिक सप्ताह में ही है और हम लोग ये देख रहे थे कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। इसके लिए जीके जीएस के 10-10 प्रश्नों का सेट मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और ये 2 सेट हम लोग देख चुके थे, आज तीसरा सेट लेकर मैं आया हूँ। ये सिर्फ आपके समीक्षा के लिए है, अपनी समीक्षा के लिए है कि आप कितना तैयार हो गए हैं इस परीक्षा के लिए। एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आते हैं और हम लोगों का आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि सही कथन का चयन करें। और इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ए और बी, और ए और बी 2 स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट जो है ए में वो कह रहा है टेस्टोस्टेरॉन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है, और स्टेटमेंट बी में कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है, ठीक है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में दे रहा है कि दोनों कथन असत्य है, केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, दोनों कथन सत्य है, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये फीमेल हार्मोन होता है। तो जब फीमेल हार्मोन है तो ये तो लड़कों में हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, लड़कों में होगा नहीं, यौवन अवस्था के लक्षणों को वो नियंत्रित नहीं कर सकता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भ धारण करने वाला हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन है, फीमेल में पाया जाता है। तो बी तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। और ए में दे रहा है कि टेस्टोस्टेरॉन लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो ये बिल्कुल सही है। ये टेस्टोस्टेरॉन जो है ये स्रावित होता है टेस्टिस से, लेकिन टेस्टिस से ये तभी स्रावित होता है जब गोनाडोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होकर गोनाड्स पर जाकर, टेस्टिस पर जाकर अपना काम करते हैं। उस समय लड़कों में ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ पर ये लड़कों में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। तो इस प्रकार स्टेटमेंट ए सही है और स्टेटमेंट बी गलत है, ठीक है। इस कारण आंसर हो जाएगा केवल ए सत्य है, आंसर 2 हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि आंख की दवा में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आंख की दवा में बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ये अगर आंख में डस्ट वगैरह चले गए हों तो उन्हें बाहर निकालता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसे ठीक करता है। इस कारण आंख की दवा बनाने में बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोगों का है फास्फोरस के एक एटम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के विषय में पूछा गया है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते किसको है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और पूछा गया है फास्फोरस में, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, ठीक है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग लिखेंगे तो यह 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12, 3 और कम है 3p3, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। और अभी हमने बताया कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमारा एक ऑर्बिट ये है, दूसरा ऑर्बिट ये है और तीसरा ऑर्बिट हमारा ये है 3 वाला, और यही हमारा बाहरी ऑर्बिट है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 और 2 5 है। ऊपर जो है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को इंडिकेट करता है। तो 2 और 3 5, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 5, ठीक है। आंसर हो जाएगा 5, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख लेंगे, ठीक है। और जो बेस समान होगा वो एक ऑर्बिट के होंगे, ठीक। तो ये बाहरी ऑर्बिट में 3 वाले हैं 3s2 3p3, और यही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5। अगला प्रश्न,
हम लोगों का अगला प्रश्न है, किसी एटम के एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकालने का जो सूत्र है वह है 2n²। 2n² से हम लोग इलेक्ट्रॉन ये अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं किसी सेल का। यहाँ पर n जो है यह सेल की संख्या को बताता है, और सेल में हमारे होते हैं K, L, M, N, ये सब हमारे सेल हैं। K पहला सेल होता है, L दूसरा सेल होता है, M तीसरा सेल होता है, N चौथा सेल होता है। ठीक है, तो 2n², n अभी बताया है कि सेल की क्रम संख्या है, तो हमारा यहाँ पर m सेल में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 2 और m की जगह m का स्थान 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18। ठीक है, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होगी, m सेल में 18 होगा। ठीक है, वही अगर L सेल में रहता तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, L सेल में रहता तो 8 हो जाता। ठीक है, इस तरह किसी भी सेल का आप इस फॉर्मूला से आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं 2n² फॉर्मूला से। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोगों का पांचवा प्रश्न कह रहा है कि यदि 20 ओम के 3 कॉइल श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? सीरीज में जोड़े गए हैं, और सीरीज में का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3 प्लस ... जितने आएंगे वो सब। ठीक है, R1 + R2 + R3 प्लस ... ठीक है, यहां पर 3 प्रतिरोध की बात कही गई है और 20-20 ओम के तीनों हैं, तो R1 की जगह 20, R2 की जगह भी 20 और R3 की जगह पे 20। ठीक है, सीधा सीधा जोड़ देंगे 20 20 20 60। ठीक है, 60। सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3 प्लस ... अगर यही पैरेलल में देगा तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 फॉर्मूला से हम लोग वो पैरेलल में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सीरीज में सीधा सीधा जोड़ देना होता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए कहा गया है। न्यूट्रॉन की संख्या जब हमें निकालनी होती है तो न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग निकालते हैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाकर। ठीक है, मास नंबर में से जब हम लोग एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेते हैं तो एटॉमिक नंबर को हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोगों का न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन में कहा गया है तो हाइड्रोजन का होता है 1H1। ठीक है, मास नंबर हो गया 1, एटॉमिक नंबर हो गया 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगी। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव किसकी पुस्तक है? ये तो करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अपनापन ये शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक है, ये तो सीधे सीधे याद रखेंगे, ये शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक है अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है देश का नया CDS किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यह भी करंट का प्रश्न है, देश का नया CDS किसे नियुक्त किया गया है? देश का नया CDS NS राजा सुब्रमण्य को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह भी करंट का क्वेश्चन ही है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये रेड डाटा बुक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। IUCN की स्थापना की बात करें हम लोग तो इसकी स्थापना हुई है 1948 में। ठीक है, और कहां स्थापित हुआ? ये फ्रांस में स्थापित हुआ। ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखेंगे इसका मुख्यालय ग्लैंड नामक स्थान पर है। ग्लैंड नामक स्थान पर इसका मुख्यालय है
और यही रेड डेटा बुक जारी करता है। और रेड डेटा बुक में वैसे जीवों या पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है जो अति संकटग्रस्त हो गए होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोगों का जो अगला प्रश्न है वो है 2 किलोग्राम की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग के त्वरण से गतिशील है। इस पर लगने वाले बल की गणना करें। बाल नहीं होगा, बल होगा। बल की गणना करें। फोर्स निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, फोर्स हमारा होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए। ठीक है, मास दिया हुआ है 2 kg और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 इंटू 4 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। आंसर हो जाएगा 2। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।